Okay, students, welcome back again. Myself, KK Garbal sir. Today we are again going to discuss lecture number 5 on the topic limits only, right? In the previous lecture, we had studied how to evaluate the limits based on the sandwich theorem and based on the expansion of series method. Now today in the lecture 5th, we are going to discuss the questions based on direct substitution method, factorization method, and third method also we will see, that is rationalization method, right? So today in the lecture number 5th, today we are going to discuss how to evaluate limit by the direct substitution method, factorization method and rationalization method. आज बेटा मेथड्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लिमिट्स को अलग अलग मेथड से कैसे कैलकुलेट करें. क्लियर है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम नाउ लेक्चर. इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट. पहला टॉपिक हमारा इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स. इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स. तो अलजेब्रिक लिमिट्स में क्या होगा बेटा? अलजेब्रिक लिमिट्स का हम इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं कि कौन कौन से मेथड से. सबसे पहला मेथड हम देख रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड हम लेके चल रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और थर्ड मेथड हम देखने जा रहे हैं रैशनलाइजेशन मेथड. तो सबसे पहले आज हम लेक्चर 5th के अंदर तीन मेथड्स का डिस्कशन करेंगे कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चंस में कब अप्लाई होता है, फैक्टराइजेशन मेथड हम क्वेश्चन में कब अप्लाई करेंगे. तो सबसे फर्स्ट मेथड से मैं लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूं. फर्स्ट मेथड का नाम है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब हम सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड? Let us start first of all direct substitution method. Direct substitution method, right? So in the direct substitution method, let us take some function. We have been given a question like y is equal to limit x tends to a f of x, or we have been given another question y2 is equal to limit x tends to a f of x divided by g of x. Let these be two questions, general questions. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास हमें दो क्वेश्चंस गिवन है एक प्रकार से. लिमिट x टेंड्स टू a f of x, लिमिट x टेंड्स टू a f of x डिवाइडेड बाय g of x. तो बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है किसी फंक्शन की, हम डायरेक्टली x टेंड्स टू a इसमें पुट करेंगे फंक्शन में. लिमिट x टेंड्स टू a किसी फंक्शन की हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो x टेंड्स टू a जा रहा है, ये a को हम फंक्शन में क्या करेंगे, डायरेक्टली पुट करके देखेंगे. यदि डायरेक्टली पुट करने पर आपका जो आंसर है वो आंसर यदि डिटरमिनेट फॉर्म में आता है, आपका करस्पॉन्डिंग आंसर यदि डिटरमिनेट फॉर्म में आता है, तो हम डायरेक्टली इस आंसर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और जो हमारा करस्पॉन्डिंग आंसर जो आएगा वो फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगी. फंक्शन की क्या होगी, वो लिमिटिंग वैल्यू. तो डायरेक्टली हमें कुछ नहीं करना है. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिमिट कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम x टेंड्स टू a यहां पर फंक्शन पे पुट करेंगे. पुट करने पे जैसे इसका आंसर डायरेक्टली आ रहा है f of a, पुट करने का आंसर कितना आ रहा है, f of a. यदि ये आंसर हमारा वेल डिफाइंड आंसर आता है, डिटरमिनेट फॉर्म में आंसर आता है, तो हम आंसर को डायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे, और ये जो आंसर निकल के आएगा यही इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगी. लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगी x टेंड्स टू a के ऊपर. जब x टेंड्स टू a जा रहा है तो जो डायरेक्टली पुट करने पे यदि हमारा करस्पॉन्डिंग आंसर डिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है, तो हम कहेंगे ये आंसर हमारा एक्सेप्टेड है, और ये जो आंसर है इसी को ही फंक्शन की क्या कहा जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू कहा जाएगा. लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू. क्लियर है? सेकंड केस देखते हैं हम. सेकंड केस में हमें दो फंक्शंस गिवन हैं डिवाइड में. लिमिट x टेंड्स टू a f of x डिवाइडेड बाय g of x. तो इस केस में भी हमें क्या करना है, डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू a पुट करेंगे, न्यूमरेटर में भी पुट करेंगे फंक्शन में, डिनोमिनेटर में भी पुट करेंगे. और पुट करने पर यदि न्यूमरेटर भी हमारा वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है और डिनोमिनेटर भी यदि हमारा वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, और हमारा करस्पॉन्डिंग आंसर कितना आएगा, f of a डिवाइडेड बाय g of a. कंडीशन है g of a शुड बी नॉट इक्वल टू 0. जो डिनोमिनेटर का आंसर आएगा वो कभी भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में पुट करने पर आपका आंसर क्या नहीं आना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए. क्लियर है? ओके. तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लिमिट में बेटा कुछ भी होता है. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि हम फंक्शन में डायरेक्टली
x टेंड्स टू a जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट हम फंक्शन में पुट करके देखेंगे, और पुट करने पर यदि आपका आंसर वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है, डिटरमिनेट फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो हम डायरेक्टली आंसर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू का, क्लियर है? ओके। तो अब हम इस टॉपिक पे कुछ एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। दो एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इस टॉपिक पे कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हम दो एग्जांपल्स यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट इस टॉपिक पे हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। f of x हमें क्वेश्चन में गिवन है y is equal to limit x tends to 2, क्वेश्चन मान लो आपको गिवन है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 4, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ये आपको मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है, क्लियर है? तो आपको यहां पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से। फंक्शन की आपको लिमिटिंग बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली लिमिट पुट करके देखना है फंक्शन में। लिमिट x टेंड्स टू 2 को हम क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट करके देखेंगे, और डायरेक्टली पुट करने पर यदि आंसर वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है तो इसी मेथड को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 दे रखा है, तो बेटा यहां पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम x टेंड्स टू 2 पुट करेंगे क्वेश्चन में। तो x की जगह हम 2 को रिप्लेस करने जा रहे हैं, और आंसर हमारा आ रहा है 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 4, और ये जो आंसर आ रहा है ये एक वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है, आ फाइनाइट क्वांटिटी। तो ये आपका जो करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है ये एक वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है, वेल डिफाइंड आंसर। इसीलिए हम लिमिट कैलकुलेट करने के लिए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो हमें फंक्शन दे रखा है इसकी लिमिट निकालने के लिए यहां पर हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम में लिया है, और डायरेक्टली x टेंड्स टू 2 को यहां पर x को क्या कर दिया, x की जगह रिप्लेस कर दिया है। तो फाइनली हमने देखा इसका जो आंसर आएगा कोई ना कोई फाइनाइट क्वांटिटी आंसर आ रहा है, कोई ना कोई वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है, तो बेटा इस आंसर को हमने क्या कर लिया, यहां पर एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ये अपना फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल मान लिया हमें क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस का 6। ये हमें एक रैशनल फंक्शन दे रखा है, रैशनल फंक्शन। आपको इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है जब x टेंड्स टू 2 जा रहा है। आपको यहां पर एक रैशनल फंक्शन दे रखा है और इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है जब x टेंड्स टू कितना जा रहा है, 2 जा रहा है। तो इसकी लिमिट निकालने के लिए हम x की जगह किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा, 2 से रिप्लेस करके देखते हैं। 2 से रिप्लेस करने पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो फंक्शन आपका डिटरमिनेट फॉर्म में बनेगा, या फिर ऐसा हो सकता है फंक्शन आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म में बनेगा। तो यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म में बन रहा है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, और यदि x की जगह 2 डायरेक्टली पुट करने पर आपका आंसर जो रैशनल फंक्शन है, यदि इसका आंसर एक वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है, वेल डिफाइंड आंसर, तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं और सीधा डायरेक्टली क्या कर लेंगे, फंक्शन की लिमिट निकाल लेंगे। तो बेटा x टेंड्स टू 2 जब मैं पुट कर रहा हूं तो आपका आंसर आ रहा है 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6, दैट इज 7 बाय 4। माइनस को मैंने ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो आप देख सकते हो इस फंक्शन की भी यहां पर जो लिमिट निकल रही है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकल रही है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें ये एक्सप्लेन करता है कि x टेंड्स टू कोई भी पॉइंट जा रहा है a, उस पॉइंट को जब हम फंक्शन में पुट करके देखेंगे, पुट करके यदि पुट करने पर आपका आंसर यदि डिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है, तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। और यदि पुट करने पर हमारा आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी फॉर्म, जो हमारी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म थी उसमें आंसर आ रहा है, तो उस केस में हम कोई ना कोई स्पेशलाइज मेथड यूज करेंगे फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करने पे। करेक्ट है? चलिए लेट अस कम टू द क्वेश्चंस नाउ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। सेकंड मेथड हमारे पास है। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं एक मेथड और आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड तो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड है। खाली आपको
जो x टेंस टू वेरिएबल जा रहा है a, जो भी x टेंस टू a जा रहा है वो आपको फंक्शन में पुट करके देखना है, और पुट करने पर यदि वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है लिमिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अदरवाइज हम दूसरे मेथड्स यूज करेंगे फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड मेथड अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन क्वेश्चंस की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमारे सेकंड मेथड का नाम है मेथड सेकंड फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड सेकंड मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। लिमिट कैलकुलेट करने में फैक्टराइजेशन मेथड का क्या मतलब होता है, लिमिट कैलकुलेट करने में फैक्टराइजेशन मेथड का क्या मतलब होता है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें ax स्क्वायर प्लस का b ऑफ x प्लस c डिवाइडेड बाय, और हमें यहां पर कोई भी मतलब कंडीशन दे रखी है नीचे भी x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, इस तरह से। तो यदि ऐसा हो जाए, अब पॉसिबल हो जाए, मान लो लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a पे हम डायरेक्टली पुट करके देखेंगे फंक्शन में, जो हमें गिवन फंक्शन है यहां पर x टेंस टू a, हम यहां पर न्यूमरेटर में भी पुट करके देखेंगे, डिनोमिनेटर में भी पुट करके देखेंगे। पुट करने पर यदि ये फंक्शन 0/0 फॉर्म में आ रहा है, 0/0 फॉर्म में, x टेंस टू a मान लो, या फिर यहां पर कोई पॉइंट मान लो, चलो ये a ही रहने दीजिए, पॉइंट को a ही रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू a पे मान लिया जाए कि आपका ये फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पुट करने पे सपोज करो कि एज्यूम कर रहे हैं जस्ट कि ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, 0/0 फॉर्म में। इसका क्या मतलब है, यदि x की जगह a पुट करने पर न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, इट मींस वी कैन से x माइनस a विल बी फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, राइट। तो यहां से रिजल्ट ये निकल के आया कि यदि x टेंस टू a, x की जगह पुट करने पर आपका न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि x माइनस a जो है वो न्यूमरेटर का भी फैक्टर है और डिनोमिनेटर का भी फैक्टर है। तो यहां से कंडीशन क्या निकल के आई, इट इंप्लाइज x माइनस a इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो हमारे पास बेटा यहां से ये कंडीशन निकल के आई कि x माइनस a जो है वो न्यूमरेटर का भी कॉमन फैक्टर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर है सेम टाइम पे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना है, सिंपली हमें ये देखना है यदि x टेंस टू a पॉइंट पे आपका न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, यदि डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, तो इससे एक बात तो 100% प्रूव हो जाती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर आ रहा है x माइनस a। तो उस केस में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करना है और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करना है। यदि ऑलरेडी फैक्टराइज है इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करना है, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर आएगा, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर निकल के आएगा, उस कॉमन फैक्टर को आपको कैंसिल करना है। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर को आप कैंसिल कर दोगे तो यही जो फंक्शन की नई फॉर्म आएगी, जो हम फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमारे पास नया फॉर्मेट निकल के आएगा, वो अब हमारा 0/0 फॉर्म में नहीं रहेगा, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये होता है बेटा अपने पास में फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड को थोड़ा डेप्थ में समझने के लिए वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर, सो दैट वी कैन understand how to solve the limited questions based on the factorization method. So let us come to the questions now. चलिए स्टार्ट करते हैं। Now we are going to discuss some problems based on the factorization method, right? हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड डिटेल में समझ लिया कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कब काम आएगा लिमिट कैलकुलेट करने के लिए। फैक्टराइजेशन मेथड हमने समझा कि फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2, इसको मान लो y के इक्वल, लिमिट x टेंस टू 2
एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन गिवन है हमें, जिसकी हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है व्हेन x टेंड्स टू 2 पे। क्लियर है? चलिए बेटा जब x टेंड्स टू 2 जा रहा है, जब x टेंड्स टू 2 जा रहा है तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है। x टेंड्स टू 2 पे डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है और x टेंड्स टू 2 पे 10 आ रहा है और 10 में से 10 माइनस हो रहा है। इट मींस न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है x टेंड्स टू 2 पे और डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। तो यहां से एक बात फाइनल डिसाइड हो गई कि x टेंड्स टू 2 पुट करने पर यहां पर न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है। तो ये फंक्शन लिमिटिंग की कौन सी फॉर्म आ रही है? इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 फॉर्म आ रही है। ये हमारे पास जो फॉर्म आ रही है इंडिटरमिनेट फॉर्म, वो कैसी फॉर्म आ रही है? 0/0 फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म। क्लियर है? तो फाइनली यहां से एक बात डिसाइड हो गई कि x टेंड्स टू 2 पुट करने पे न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 इज अ कॉमन फैक्टर, x माइनस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। जो आपका x माइनस 2 है वो कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। अब हमें क्या करना है? लिमिट कैलकुलेट करनी है। लिमिट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि कॉमन फैक्टर आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है? जब आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है x टेंड्स टू 2 पुट करने पे और यदि कॉमन फैक्टर आ रहा है तो सबसे पहले उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ताकि आपकी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, नीचे फैक्टराइज करने पे कंडीशन आ रही है x माइनस 2 इंटू में x प्लस 2। न्यूमरेटर को यदि हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करें तो हमारे पास दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 3 और एक फैक्टर आएगा x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 2। यहां पर हम देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर आ रहा है x माइनस 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैंसिल आउट x माइनस 2 कॉमन फैक्टर। तो जो लेफ्ट डाटा आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है। जैसे ही हम बेटा कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ज्यादातर 100% पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा ही मिलेगा फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। तो फाइनली अब हम x टेंड्स टू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। तो फाइनली आंसर आ गया माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से y का हमारे पास आंसर आ गया -1/4। आपने देखा भी यहां से ध्यान से इस क्वेश्चन की मदद से, क्वेश्चन का कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने यहां पर यह समझा कि जब लिमिट x टेंड्स टू 2, पहले हम क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट करके देख रहे थे, तो ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था 0/0 फॉर्म में। जैसे ही हमने इसको फैक्टराइज कर दिया और जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर x माइनस 2, उसको हमने जैसे ही कैंसिल कर दिया तो आपका यही फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? अब डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डिटरमिनेट फॉर्म में। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेने पर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज लेने पर, नाउ वी आर गेटिंग द डायरेक्ट आंसर, वेल डिफाइंड आंसर, दैट इज -1/4। तो बेटा इस मेथड को कहा जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? चलिए कम टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। First question we had already completed. Now let us come to the second question. Let us discuss the second question now. First question we had already completed. Now let us discuss the second question. In the second question we have given y is equal to limit x tends to 1, 2 divided by 1 minus x square plus 1 upon में, यहां पर बेटा फैक्टर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आ रहा है। तो यहां पर भी हम x माइनस 1 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहां पर x माइनस 1 को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो इसका जो माइनस साइन आएगा बेटा वो यहां पर चला जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 पुट करने पर बेटा ये भी इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, 0 आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम यहां पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। तो ये बन गया 2/0 दैट इज इंफिनिटी
x टेंड्स टू 1 यहां पर भी पुट करने पे क्या बन रहा है बेटा, 0 बन रहा है, 1/0 ये भी क्या बन गया, इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन की जो लिमिट्स के अंदर हम देखें कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है फंक्शन की, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है बेटा आपकी। जब लिमिट x टेंड्स टू 1 अप्रोच कर रहा है तो इन दैट केस में ये कौन सी फॉर्म आ रही है हमारी, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है। तो हम देख सकते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म डायरेक्टली तो सॉल्व होती नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर इसको कन्वर्ट करेंगे आइदर 0/0 फॉर्म में या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में। जब भी बेटा हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो या तो हम रैशनलाइजेशन करके या फिर फैक्टराइजेशन करके या फिर एलसीएम लेके हम क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करेंगे, 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है बेटा यहां पर एलसीएम लेना। एलसीएम हम लेने जा रहे हैं, तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 2 डिवाइडेड बाय, जब आप एलसीएम लोगे तो बेटा इसके एक फैक्टर कितने आ रहे हैं, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो फाइनली अब हम जब एलसीएम लेंगे यहां पर y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बेटा अपने पास 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, यहां पर बचेगा बेटा आपके पास 2 माइनस का, जैसे ही आप एलसीएम लोगे यहां पर क्वांटिटी रीच करेगी 1 प्लस एक्स, ये टर्म आ गई हमारे पास। फाइनली y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, जैसे ही हम यहां पर कैलकुलेशन करते हैं तो नीचे आ रही है कंडीशन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ऊपर हमारे पास कंडीशन आ रही है 2 माइनस 1 दैट इज 1 एंड माइनस एक्स। तो आप देख सकते हैं बेटा जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 आप पुट करके देखो यहां पर, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 यहां पर न्यूमरेटर में पुट करेंगे x की जगह 1, डिनोमिनेटर में पुट करेंगे x की जगह 1, तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म। अब क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया आपका, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। जो लिमिट कैलकुलेट करनी है फंक्शन की, जो फंक्शन x टेंड्स टू 1 पे आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म देना था, वही क्वेश्चन एलसीएम लेने के बाद में आपको x टेंड्स टू 1 पे किसका फॉर्मेट दे रहा है, 0/0 फॉर्म दे रहा है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। तो बेटा x टेंड्स टू 1 पे जब हमें 0/0 फॉर्म मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 या फिर 1 माइनस एक्स जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या है, कॉमन फैक्टर है। ये हमने कंडीशन अंडरस्टैंड की थी बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फाइनली हमने जैसे ही कॉमन फैक्टर को यहां पर कैंसिल कर दिया तो आपके पास फाइनली कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, जैसे ही कॉमन फैक्टर हम कैंसिल कर देंगे तो जो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एक वेल डिफाइंड आंसर। अब आप देख सकते हैं यदि हम यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम ले, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का, और x टेंड्स टू 1 x की जगह हम डायरेक्टली पुट कर दें तो आपका आंसर आ रहा है 1/2। तो y का फाइनली आंसर आ रहा है 1/2, x की वैल्यू 1 पुट करने पे आंसर आ रहा है 1/2। तो ये आ गई बेटा आपके पास सेकंड क्वेश्चन की लिमिट। इसमें हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में जो हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही थी, इसको हमने सबसे पहले एलसीएम लेने के बाद किस में कन्वर्ट किया, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट किया। और 0/0 फॉर्म आने के बाद जैसे ही हमारा कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमारा सीधा क्या निकल के आ गया, लिमिटिंग वैल्यू निकल के आ गई 1/2। क्लियर है? चलिए लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। These two questions we had already completed. Now let's come to the third question. Let us discuss the third question now. Second question also we had discussed. Now we are going to start third question. Third question, let it be y equal to limit x tends to 1 divided by x square minus 1। इसको बेटा हम यहां पर डायरेक्टली सेट करके लिख रहे हैं। इन दोनों टर्म में आप देख सकते हैं log ex क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो जैसे ही आपका log ex कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में कितना बच रहा है बेटा, x माइनस 1 बच रहा है, x माइनस 1। और जो लेफ्ट टर्म है विदाउट लॉगरिथम की, जो न्यूमरेटर में लेफ्ट टर्म है वो क्या चल रही है, x स्क्वायर माइनस 1 चल रही है। और x स्क्वायर माइनस 1 के हम फैक्टर करके डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1। ये अपनी कंडीशन चल रही है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं।
जब लिमिट x टेंड्स टू 1 जा रही है तो कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है वो चेक करो सबसे पहले। जब लिमिट x टेंड्स टू 1 आ रही है तो 1 पुट करने पर इस फंक्शन की कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। तो बेटा जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 ये वाली टर्म 0, 1 माइनस 1 ये भी 0 और ये भी नीचे डिनोमिनेटर 0। तो आप लोगों ने देखा ये लिमिटिंग कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जब x टेंड्स टू 1 हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पुट कर रहे हैं, इन दैट केस आवर क्वेश्चन इज कन्वर्टिंग इनटू 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर है। तो बेटा 0/0 फॉर्म में आने का मतलब है कि x टेंड्स टू 1 पुट करने पर यदि न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, इसका क्लियरली एक ही मतलब है कि x माइनस 1 जो है वो न्यूमरेटर का भी कॉमन फैक्टर है और डिनोमिनेटर का भी कॉमन फैक्टर है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। क्लियर है। तो इसका मतलब सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन फैक्टर आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दोगे तो आपका जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है लिमिट कैलकुलेट करने पे, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। डिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है वेल डिफाइंड आंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां से बेटा कॉमन फैक्टर निकल गया हमारा x माइनस 1, x माइनस 1 ये कॉमन आ गया अपने पास बाहर। ब्रैकेट में कंडीशन आ रही है log e x प्लस में x प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 1 के हम दो फैक्टर्स कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। x माइनस 1 कॉमन फैक्टर है, इट विल बी डायरेक्टली कैंसिल आउट हियर। तो फाइनली कंडीशन क्या बची, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 ब्रैकेट में आ रहा है log e x प्लस में x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब हम x टेंड्स टू 1 पुट करके देखते हैं कि अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है क्या, नहीं आएगी। जब ज्यादातर केस में मैंने कहा जब कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से निकलकर कैंसिल हो जाएगा तो उस केस में जो फॉर्म बचेगी आपकी फंक्शन की जो फॉर्म बचेगी वो ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है बेटा कि वेल डिफाइंड आंसर ही आता है। अब आप देख सकते हैं x टेंड्स टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू हम 1 पुट करके देखते हैं तो आपका वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है। जैसे आप x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log e1 की वैल्यू हो जाएगी 0, log e1 की वैल्यू हो जाएगी 0 और आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 दैट इज 2/2 इक्वल टू 1। तो y का फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन में जो लिमिट का आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास, फाइनली 1 आंसर आ रहा है। क्लियर है, ओके। तो I hope you are understanding the factorization method questions in a very easy way now, right? चलिए, let us discuss the fourth question now. Come to the fourth question without wasting the time. Let us discuss the fourth question now. Question number fourth. Question number fourth we are going to discuss. Y is equal to limit x tends to pi/4 and question is given 1 minus का sin 2x divided by 1 plus का cos 4x। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन्वॉल्व है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किस टाइप के फंक्शंस इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन्वॉल्व है। तो बेटा सबसे पहले आप pi/4 पुट करके देखो आपकी फॉर्म कैसी आ रही है। जब pi/4 हम x की जगह पुट करके देख रहे हैं तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द pi/4 इट इज बिकमिंग pi/2। तो sin pi/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 0। तो आपका न्यूमरेटर आ रहा है 0। pi/4 पुट करने पे इट इज बिकमिंग cos pi और cos pi की वैल्यू होती है -1। तो -1 + 1 ये भी क्या बन गया, 0। तो बेटा यहां से एक बात फाइनली डिसाइड हो गई कि जब लिमिट x टेंड्स टू pi/4 जा रही है, जब x pi/4 के ऊपर अप्रोच कर रहा है, पास में अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में फंक्शन जो है वो कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है, 0/0 फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है, 0/0 फॉर्म में। क्लियर है। तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये फंक्शन की क्या आ रही है बेटा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहां पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहां पर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज काम में लेंगे, कुछ फॉर्मूले काम में लेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किए हैं। तो देखते हैं बेटा, यहां पर मैं आपको पहले ही बता देता हूं साइड में कौन कौन सी हम दो आइडेंटिटी यूज लेने जा रहे हैं। मैं लिख रहा हूं बेटा यहां पर। एक तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 माइनस sin 2x इज इक्वल टू sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला हम काम में लेने जा रहे हैं।
1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यदि आप इसको ओपन करोगे तो आपका यही फॉर्मेट आएगा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। सेकेंड फॉर्मूला हम काम में लेने जा रहे हैं 1 प्लस कॉस 4x का। तो बेटा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है? 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से कंडीशन आ गई 2 कॉस स्क्वायर 2x इस थीटा का हाफ हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा, इसको भी मैं थीटा रीड करूं तो आइडेंटिटी जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका हाफ 2x। तो ये दो फॉर्मूले जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये मैं डायरेक्टली यहां पर पुट करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट्स। ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस इन्वॉल्व है इनको क्वेश्चंस की लिमिट डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, 1 माइनस साइन 2x को रिप्लेस करने जा रहे हैं फाइनली साइन x माइनस कॉस x के होल स्क्वायर से, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 4x को रिप्लेस करने जा रहे हैं फाइनली हम 2 कॉस स्क्वायर 2x से, 2 कॉस स्क्वायर 2x से। इसको बच्चा लिख सकता है cos 2x का होल स्क्वायर। आप लोग इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो, यहां पर cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं cos 2x का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि cos 2x की भी एक आइडेंटिटी होती है जो मैं आपको फाइनली बताने जा रहा हूं। cos 2x की भी हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो मैं आपको फाइनली बताने जा रहा हूं कि cos 2x क्या होता है। तो cos 2x का बेटा मैं फॉर्मूला आपको साइड में लिख रहा हूं। cos 2x का आइडेंटिटी आती है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। cos 2x की हमारे पास आइडेंटिटी आती है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, तो ये आपको लर्न रहना चाहिए बेटा कंसेप्ट, तभी देन ओनली यू आर इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लिमिट ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्री के काफी क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले काम आएंगे जो आप लोगों को बेटा लर्न रखने, ध्यान रखना इस बात का। तो cos 2x की जगह मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x से। रिप्लेसमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, कंडीशन आ रही है साइन x माइनस का cos x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 cos 2x को मैं फाइनली रिप्लेस करने जा रहा हूं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x से। तो ये बन गया बेटा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब यहां पर बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को भी दो पार्ट्स में फैक्टराइज कर सकते हैं, cos x प्लस साइन x इनटू में cos x माइनस साइन x से। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को भी फैक्टराइज किया जा रहा है फाइनली यहां पर आइडेंटिटी से। तो कंडीशन आ गई y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। इसको भी हम दो पार्ट्स में फैक्टराइज कर रहे हैं, दो फैक्टर्स में। तो ऊपर कंडीशन चल रही है भाई साइन x माइनस कॉस x का बेटा होल स्क्वायर लिखो, चाहे cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर लिखो। जब स्क्वायर लिखा हुआ है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? cos x माइनस साइन x के होल स्क्वायर से डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के हम दो फैक्टर कर रहे हैं यहां पर। तो इट विल बिकम cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर इनटू में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। बेटा यहां पर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की जगह हमने दो फैक्टर कर दिए हैं, cos x माइनस साइन x इनटू में cos x प्लस साइन x, और बाहर स्क्वायर लगा हुआ है तो इंडिविजुअली दोनों फैक्टर के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर क्या हो गया बेटा? यहां से कैंसिल हो गया। तो फाइनली अब हम इसकी कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं। फाइनली वी आर गोइंग टू सॉल्व इट नाउ। अपने पास कंडीशन बची है 1/2 cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब यहां पर cos x प्लस साइन x की जगह डायरेक्टली हम क्या पुट कर देंगे? पाई बाई 4 पुट कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं बेटा फाइनली। तो आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन में cos पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4। दोनों की वैल्यू बेटा सेम होती है, 1/√2 प्लस 1/√2। जब आप x की जगह पाई बाई 4 पुट करोगे तो cos पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू सेम होती है। इट विल बिकम 2 टाइम्स 1/√2। 2 टाइम्स 1/√2 का बेटा यहां पर हो गया होल स्क्वायर। cos पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू आएगी 1/√2 प्लस 1/√2, दैट विल बिकम 2 टाइम्स 1/√2। इसका सॉल्व कर लो बेटा कैलकुलेशन फाइनली।
तो y इज इक्वल टू, इट विल बिकम 2 टू द 4, 4 टू द 8, 1/8 इंटू रूट 2 का स्क्वायर आएगा बेटा 1/2, तो फाइनली आंसर आ गया 1/4, 4 टू द 8 और नीचे रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो यहां पर आंसर आएगा 2, 2 4 द 8। तो फाइनली बेटा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/4, 1/4। फोर्थ क्वेश्चन की जो आपके पास फाइनली लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट होगी वो कितनी आएगी, 1/4 आएगी। क्लियर है? तो बेटा ये था अपने पास लिमिट कैलकुलेट करना, जिसमें न्यूमरेटर में भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व है, डिनोमिनेटर में भी आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व है। तो लिमिट्स के काफी क्वेश्चंस में इस बात का रिमेंबर रखना, ट्रिग्नोमेट्री का डाटा काम आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जो है जितने भी, वो कॉन्सेप्ट्स आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। क्लियर है? नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड पे, देखते हैं। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। Let us discuss finally question number 5th. 4 questions we have discussed. How to evaluate the limit by the help of factorization method or direct substitution method. Clear है? Now let us come to the 5th question. Let y is equal to limit x tends to pi/4, 1 minus का cot cube x, 1 minus का cot cube x divided by 2 minus का cot x माइनस का कॉट क्यूब एक्स। इसमें देखो बेटा डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग द टाइम, थोड़ा फास्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं। देखिए फाइनली जब x टेंड्स टू pi/4 हम पुट करेंगे यहां पर, जब x टेंड्स टू pi/4 पुट करेंगे तो cot pi/4 की वैल्यू होती है 1, cot pi/4 की वैल्यू 1, तो 1 - 1 बन गया 0, 0। cot pi/4 की वैल्यू 1, तो 1 1, इट विल बिकम -2, और 2 में से बेटा -2 जाएगा तो ये भी आ गया 0। तो यहां से एक बात फाइनली डिसाइड हो गई कि x टेंड्स टू pi/4 पुट करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन सी फॉर्म में आ रहा है, 0/0 फॉर्म में आ रहा है, 0/0 फॉर्म में आ रहा है, जो कि हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो बेटा जब x टेंड्स टू pi/4 पुट करने पर यह फंक्शन 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो यहां से क्या बात पता लग गया, x की वैल्यू pi/4 कॉट में पुट की है, कॉट की जगह यहां पर पुट की है pi/4, और cot pi/4 की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब यह हो गया कि 1 - cot x जो है, 1 - cot x जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्या है बेटा, फैक्टर है, फैक्टर है। अब चलिए एक काम करो, इसमें कैलकुलेशन को इजियर बनाने के लिए, कैलकुलेशन को इजियर बनाने के लिए आप cot x को t पुट कर लो। लेट cot x इक्वल टू t, लेट cot x इक्वल टू t। और अब देखो जब x टेंड्स टू pi/4 जा रहा है तो pi/4 पुट करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इट मीन्स t विल टेंड्स टू 1। ऐसा हमने इसलिए किया बेटा ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी क्या हो सके, इजियर हो सके, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजियर हो सके। तो x की जगह हमने पुट किया pi/4, x की जगह हमने पुट किया pi/4, तो cot pi/4 की वैल्यू आ गई 1। तो जब x टेंड्स टू pi/4 जा रहा है तो t टेंड्स टू कहां पर जा रहा है, 1 जा रहा है। तो क्वेश्चन को cot x से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, t में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि थोड़ी बेटा कैलकुलेशन इजियर हो जाए और समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन आपका आ गया y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू pi/4 की जगह आ जाएगा t टेंड्स टू 1। जब वेरिएबल t आ गया, cot x की जगह हमने t से रिप्लेस कर दिया है, वेरिएबल t आ गया, तो फाइनली लिमिट भी किस में चलेगी बेटा, t के अंदर ही चलेगी। t वेरिएबल आ गया फाइनली हमारे पास। तो कंडीशन आ गई 1 - का t क्यूब डिवाइडेड बाय 2 - का t - का t क्यूब। अभी भी ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। t टेंड्स टू 1, जब t टेंड्स टू 1 चल रहा है, जब आप t की जगह 1 पुट कर रहे हो तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है। तो क्वेश्चन किस में चल रहा है, 0/0 फॉर्म के अंदर चल रहा है। अब यहां से फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपको 100% एक कंडीशन क्लियर हो गई कि t टेंड्स टू 1 के ऊपर जब न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कह रहा है, इट मींस t - 1 और 1 - t एक ही बात है। t - 1 बोलो चाहे यहां पर 1 - t बोलो, t - 1 जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, यहां पर फैक्टर है, दोनों का क्या है, फैक्टर। यही हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर। तो बेटा यहां से अब कंडीशन देखो क्या आ रही है, क्योंकि ये एक बात यहां से श्योर हो गई कि जब t टेंड्स टू 1 पुट करने पर न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है,
तो एक बात 100% श्योर हो गई कि 1 माइनस टी जो है वो न्यूमरेटर का भी फैक्टर है और डिनोमिनेटर का भी फैक्टर है। तो फैक्टराइज कर दो इसको, ऊपर लगा दो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। तो यहां पर आ गया लिमिट t टेंड्स टू 1, लिमिट t टेंड्स टू 1 a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कंडीशन आ गई। और डिनोमिनेटर में ये बात बेटा क्योंकि फाइनली डिसाइड हो चुकी है कि t टेंड्स टू 1 के ऊपर डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस टी जो है, 1 माइनस टी जो है वो आपके डिनोमिनेटर का भी क्या है, फैक्टर है। तो 1 माइनस टी से आप डिनोमिनेटर को क्या कर लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लेना। तो बेटा जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिनोमिनेटर को आप 1 माइनस टी से डिवाइड करोगे तो आपकी फैक्टर आएगा 1 माइनस टी इंटू टी स्क्वायर प्लस का टी प्लस 2। जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस डिनोमिनेटर के अंदर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल चल रही है इसको 1 माइनस टी से आप डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास ये एक फैक्टर आएगा। मतलब हमने डिनोमिनेटर को 2 फैक्टर में क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने का सबसे मेन रीजन ये था यहां पर क्योंकि t टेंड्स टू 1 पे न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर को क्या करना है, हमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल करना है कॉमन फैक्टर को। तो 1 माइनस टी कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया है। फाइनली t टेंड्स टू 1 अब जब पुट करेंगे, जैसे ही कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया तो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही थी 0/0 फॉर्म वो किस में कन्वर्ट हो गई, अब डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। एक वेल डिफाइंड आंसर आएगा, देखिए वेल डिफाइंड आंसर। अब तो y इज इक्वल टू t टेंड्स टू 1 मैं न्यूमरेटर में भी पुट करने जा रहा हूं और t टेंड्स टू 1 मैं डिनोमिनेटर में भी पुट करने जा रहा हूं। तो बेटा ऊपर आंसर आ गया हमारे पास 3, 1 + 1 + 1 3, नीचे आंसर आ गया 2 + 1 + 1 4, 3/4। तो फाइनली हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बेटा 3/4। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड काम में लिए। तो आप लोगों ने देखा कि फैक्टराइजेशन की मेथड की हेल्प से हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जब भी कोई वेरिएबल किसी पॉइंट पे अप्रोच करेगा और उसको पुट करने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0/0 फॉर्म में आ रहा है तो हमें जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है उस कॉमन फैक्टर को सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, कैंसिल करना है, सो दैट द इनडिटर्मिनेट फॉर्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिटर्मिनेट फॉर्म। आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड टॉपिक समझ में आ गया। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट बाय द factorization method and by the help of direct substitution method we had already seen, and we had also discussed the questions related to factorization method, right? Now without wasting the time we are starting rationalization method, method number 3rd. First direct substitution method, second factorization method. We had understand the concept how to use the factorization method in the calculation of the limit questions, right? Now without wasting the time I am going to start rationalization method which is 3rd method. तो rationalization method हम कब यूज करते हैं लिमिट के क्वेश्चंस में, वो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम rationalization method पे कुछ प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो द मीनिंग ऑफ rationalization method here is, जब भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) by g(x), कोई भी आपको फंक्शन गिवन है और उसकी लिमिट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, और यदि बाई चांस x टेंड्स टू a के ऊपर मान लो वो फंक्शन आपका 0/0 फॉर्म या फिर ∞/∞ फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में रैशनलाइजेशन मेथड कब यूज होगा वो हमें समझना है। रैशनलाइजेशन मेथड तब, नॉर्मली ज्यादातर रैशनलाइजेशन मेथड हम उन क्वेश्चंस में यूज करते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। कैसे फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन, इवन पावर के फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। ध्यान रखना बेटा, ऑड पावर के जब भी रूट इन्वॉल्व होंगे 1/3, 1/5, उस केस में हम रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे। जब भी आपके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व होगा, स्क्वायर रूट फंक्शन आप देख सकते हैं इस तरह से, स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व होगा, इवन पावर के जब भी रूट्स इन्वॉल्व होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन करने पे कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो फंक्शन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है फर्दर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो समझ में आया रैशनलाइजेशन मेथड।
रैशनलाइजेशन मेथड हमें नॉर्मली तब यूज करना है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन, इवन पावर के जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो इन्वॉल्व होंगे। ऑड पावर के रूट्स हैं, ऑड पावर के यदि सर्ड्स क्वांटिटी इन्वॉल्व है तो उस केस में हम रैशनलाइजेशन मेथड काम में नहीं लेंगे। चलिए, तो हमें एक बात समझ में आ गया कि रैशनलाइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है और रैशनलाइजेशन मेथड हम कब काम में लेंगे लिमिट्स के क्वेश्चन में। अब हम रैशनलाइजेशन मेथड को फर्दर डिटेल में समझने के लिए रैशनलाइजेशन मेथड से हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे हमें यह पॉसिबल समझ में आ सके कि हाउ टू यूज रैशनलाइजेशन मेथड इन इवैल्यूएटिंग द लिमिट्स। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रैशनलाइजेशन मेथड। आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रैशनलाइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 2 प्लस एक्स माइनस का रूट 2 डिवाइडेड बाई x। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देख सकते हैं न्यूमरेटर फंक्शन को, यदि हम देखें न्यूमरेटर को हम ध्यान से देखें तो इन केस ऑफ न्यूमरेटर स्क्वायर रूट यहां पर भी इन्वॉल्व है, स्क्वायर रूट यहां पर भी इन्वॉल्व है। तो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है, तो ऐसा लग रहा है कि रैशनलाइजेशन मेथड काम में लिया जा सकता है। चलिए कंडीशन चेक करते हैं। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हम बेटा यहां पर डायरेक्टली पुट कर रहे हैं तो ये 0 रूट 2 माइनस रूट 2 0 आ गया। ये फंक्शन किस में कन्वर्ट कर रहा है? 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हम डायरेक्टली यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये जो फॉर्मेट आ रहा है, फंक्शन का जो फॉर्मेट आ रहा है वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, 0/0। समझ में आ गया मेरी बात? तो फंक्शन आपका 0/0 इनडिटरमिनेट में फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है और स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं? न्यूमरेटर में अपोजिट साइन से ऊपर नीचे फंक्शन को क्या करने जा रहे हैं? रैशनलाइज करने जा रहे हैं। तो रैशनलाइज कर दीजिए क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 2 प्लस एक्स माइनस का रूट 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई x। रैशनलाइजेशन मेथड आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया था। रैशनलाइजेशन मेथड में जो फंक्शन हमारा इन्वॉल्व है उसके अपोजिट साइन से रैशनलाइज करेंगे। यहां पर माइनस है तो इसके प्लस साइन से हम क्या कर देंगे बेटा? रैशनलाइज कर देंगे। तो कंडीशन आ रही है रूट 2 प्लस एक्स प्लस में रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस एक्स प्लस में रूट 2। माइनस यहां पर इन्वॉल्व है, रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2। तो बेटा हमने इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया? रैशनलाइज कर दिया। क्लियर? आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं बेटा आइडेंटिटी लगने जा रही है न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू a प्लस बी की आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से कंडीशन आएगी a का स्क्वायर जब हम करेंगे तो बेटा यहां से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, इट विल बी 2 प्लस एक्स माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा यहां पर 2 डिवाइडेड बाय नीचे कंडीशन ऐसी कैसी रहेगी? x अंडर रूट में 2 प्लस एक्स प्लस में रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। ये कंडीशन आ गई बेटा रैशनलाइजेशन मेथड यूज करने के बाद में। 2 से यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं रैशनलाइजेशन मेथड काम में लेने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x टेंड्स टू 0 जा रहा है, जो न्यूमरेटर को भी 0 बना रहा है, डिनोमिनेटर को भी 0 बना रहा है, वो फैक्टर भी आपका क्या हो गया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? रैशनलाइजेशन मेथड यूज करने के बाद बेनिफिट ये हुआ, एक तो जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स थी, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स जो स्क्वायर रूट में थी वो फ्री हो गई हमारी, वो स्क्वायर रूट से वो टर्म क्या हो गई बेटा यहां पर? फ्री हो गई न्यूमरेटर में। और एक बेनिफिट ये हुआ, जो x टेंड्स टू 0 पे x के कारण जो मेन टर्म हमारी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0/0 फॉर्म दे रहा था वो इनडिटरमिनेट फॉर्म से कैंसिल होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गई? है डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब डायरेक्टली हमें कुछ नहीं करना है, x टेंड्स टू 0 यहां पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ही हम x टेंड्स टू 0 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारा लिमिट का वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है, विच इज 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस रूट 2, रूट 2 प्लस रूट 2 विच इज 1 अपॉन में 2 रूट 2। तो यहां से बेटा अपना फाइनल आंसर आएगा। इसको आंसर को रैशनलाइज करना चाहें तो रैशनलाइज कर सकते हैं। रूट 2 से ऊपर नीचे हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया। रैशनलाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1/√2 रूट 2 भी हम आंसर को लीव कर सकते हैं।
रैशनलाइजेशन करके लिखेंगे, डिनोमिनेटर को रूट साइन से फ्री करके लिखेंगे तो आंसर आएगा √2/4। तो ये हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है रैशनलाइजेशन मेथड पे। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन अगेन। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड, लेट अस चेक द सेकंड क्वेश्चन नाउ। Let us start our second question now. First question has been completed. Second question. Let y is equal to limit x tends to 0 sin x plus log e अंडर रूट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय साइन क्यूब एक्स। दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। Second question, again we have to finally find out the limit of the function. Limit of the function we are going to find out. When limit x tends to 0, first of all we are seeing the format which indeterminate form is getting us. जब x tends to 0 हम पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास आ रहा है sin 0 की वैल्यू 0, sin 0 0 0 0 और log e 1 की वैल्यू भी होती है 0। तो फॉर्मेट आ रहा है 0/0 फॉर्म का, 0/0 फॉर्म विच इज वन ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन केस ऑफ लिमिट्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ रहा है जिसका फॉर्मेट क्या है 0/0 फॉर्म। तो ये क्वेश्चन बेटा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रैशनलाइजेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन हम डायरेक्टली यहां पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो कंडीशन आ रही है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है। स्क्वायर रूट के अंदर जो कंडीशन आ रही है वो कंडीशन भी स्क्वायर रूट के लोगैरिथम फंक्शन के अंदर आ रही है, लॉग के फंक्शन। आप देख सकते हैं बेटा ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है वो किसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, लोगैरिथम फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, लोगैरिथम फंक्शन के। तो बोलने में बेटा ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है तो इसको हम शॉर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। साइन एक्स को हम एज्यूम कर रहे हैं टी, लेट sin x इज इक्वल टू टी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो देखने में थोड़ा लिटिल बिट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सके क्वेश्चन। तो जब हमने sin x को t माना और x टेंड्स टू 0 जा रहा है बेटा, जब x टेंड्स टू 0 जा रहा है तो देख सकते हैं जब x टेंड्स टू 0 होगा तो sin 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इट मींस t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t विल आल्सो टेंड्स टू 0। जब क्वेश्चन को हमने t वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है तो लिमिट भी x से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, t वेरिएबल में ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन अपना कन्वर्ट हो गया, अपना आ रहा है y इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0, sin x को रिप्लेस कर दिया हमने t से, t प्लस log e अंडर रूट में आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, अंडर रूट में आ गया यहां पर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का t ब्रैकेट हो गया क्लोज डिवाइडेड बाय टी क्यूब। ये क्वेश्चन आ गया हमारा। हमने क्वेश्चन के पैटर्न को sin x से किस में रिप्लेस कर दिया था, t में रिप्लेस कर दिया ताकि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा देखने में इजियर पैटर्न आ जाए, इजियर पैटर्न। अभी भी जब t टेंड्स टू 0 जा रहा है, जब t टेंड्स टू 0 जा रहा है और t को मैं जब 0 से रिप्लेस कर रहा हूं तो अभी भी पैटर्न हमारा 0/0 फॉर्म ही आ रहा है, 0/0 फॉर्म ही आ रहा है। पैटर्न अभी भी चेंज नहीं हुआ है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो आ रही है वो अभी भी हमारी 0/0 फॉर्म ही आ रही है। क्लियर है? ओके। तो बेटा इसमें हम डायरेक्टली रैशनलाइजेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि जो स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है वो लोगैरिथम फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, लोगैरिथम फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। तो इस क्वेश्चन में जब हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन डायरेक्टली बाहर रह रहा है, कोई फंक्शन बाहर इन्वॉल्व नहीं है, उस केस में हम रैशनलाइजेशन डायरेक्ट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं एक अनदर मेथड में यूज लेने जा रहा हूं जिसका नाम है एल्डेस-होपिटल रूल। रैशनलाइजेशन आगे चल के जरूर होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन पहले मैं इसको लोगैरिथम से फ्री कर रहा हूं। इस फंक्शन को यहां पर लोगैरिथम फंक्शन से हम क्या करने जा रहे हैं, फ्री करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं यूज ले रहा हूं बेटा एल्डेस-होपिटल रूल। एल्डेस-होपिटल रूल, ये एल्डेस-होपिटल रूल मेरे लेक्चर में आपको आगे चल के जरूर मिलेगा कि एल्डेस-होपिटल रूल क्या होता है, लेकिन यहां पर एल्डेस-होपिटल रूल इस क्वेश्चन में यूज करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एल्डेस-होपिटल रूल होता क्या है, एल्डेस-होपिटल रूल होता क्या है और कब लगता है एल्डेस-होपिटल रूल। तो बेटा एल्डेस-होपिटल रूल आपका तब अप्लाई होता है जब लिमिट के क्वेश्चंस में दो टाइप की फॉर्म आती है, एक तो 0/0 फॉर्म आती है, एक इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी फॉर्म आती है, तब हम अप्लाई करते हैं एल्डेस-होपिटल रूल। और एल्डेस-होपिटल रूल में क्या होता है,
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से होता है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से होता है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग से होता है जब हम एल्डेस-हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट आ रहा है वो 0/0 की फॉर्म का आ रहा है, तो यहां पर एल्डेस-हॉपिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद कंडीशन आती है y = लिमिट t टेंड्स टू 0। नीचे बेटा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, t³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, नीचे t³ का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारा 3t²। यहां पर t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अलग से 1 प्लस ब्रैकेट क्लोज। यहां पर आपको u/v रूल नहीं लगाना है डिफरेंशिएशन का, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से किया जाता है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग से किया जाता है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो वेरिएबल आपका चल रहा है यहां पर टेंड्स टू 0 के। ठीक है, अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, log e इसको पढ़ेंगे, पूरे को हम रीड करेंगे x। डिफरेंशिएशन आपने फिजिक्स में भी सीखा है और मैथ्स में भी हम डिफरेंशिएशन सीखते हैं। तो log e इस पूरे को रीड करेंगे x, चेन रूल से डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो log e x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x। log e x का डिफरेंशिएशन होता है पहले 1/x, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1 में x चल रहा है आपका अंडर रूट में 1 + t² माइनस का t इनटू log e x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 में x इनटू, अब बेटा इस ब्रैकेट वाले को पूरे को हमने क्या रीड किया है, x रीड किया है। तो अब करने जाएंगे, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन होगा, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अंडर रूट में 1 + t² का डिफरेंशिएशन, अंडर रूट में 1 + t² का डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 अंडर रूट में 1 + t², क्योंकि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। और अब रूट के अंदर जिसको हमने x माना है उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो 1 + t² का डिफरेंशिएशन आएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा और बेटा t² का आ जाएगा 2t, तो यहां पर ऊपर आएगा आपका मल्टीप्लाई में 2t, माइनस का t का डिफरेंशिएशन आएगा 1, ये आएगा बेटा आपका ब्रैकेट में, 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो कैलकुलेशन, अब y = लिमिट t टेंड्स टू 0, डिवाइड में चल रहा है यहां पर 3t²। यहां पर एक चीज बेटा अंडरस्टैंड करना, जैसे ही आप यहां पर एलसीएम लोगे, जैसे ही आप यहां पर इसको एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, t माइनस का अंडर रूट में 1 + t² बनेगा, और नीचे क्या चल रहा है, अंडर रूट में 1 + t² माइनस t चल रहा है। तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये टर्म बेटा अपोजिट बन रही है, तो इसमें क्या करो, एक काम करो, माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाल लो। तो कंडीशन आई यहां पर 1 - जैसे ही आप माइनस साइन को कॉमन निकाल लोगे तो बेटा ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर और ये वाला जो फैक्टर आएगा एलसीएम लेने पे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास टर्म बचेगी 1 में, ये टर्म यहां पर कैंसिल हो गई तो हमारे पास बच रही है 1 में अंडर रूट में 1 + t², ये टर्म आ गई अपने पास। फाइनली क्वेश्चन की हमारे पास ये टर्म आ चुकी है, इसमें हमने माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया है, t माइनस का अंडर रूट 1 + t² में जैसे ही माइनस साइन कॉमन निकलेगा तो बेटा ये वाला फैक्टर यहां पर कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने पर, और आपकी कंडीशन आ गई है फाइनली 1 में अंडर रूट में 1 + t²। यहां पर भी बेटा एलसीएम ले लो, यहां पर भी एलसीएम ले लो फाइनली, तो हमारे पास कंडीशन आ रही है अब y = लिमिट t टेंड्स टू 0, एलसीएम लेने के बाद कंडीशन आ रही है अंडर रूट में 1 + t² माइनस का 1, ये ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 3t² इनटू में 3t² इनटू में डिवाइड में आएगा अंडर रूट में 1 + t²। ये आ गया बेटा फंक्शन आपका, फंक्शन फाइनली रिड्यूस हो गया, अब ये आ चुका है। अब यहां पर हम फाइनली क्या करने जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करने जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन मेथड का। देखिए यहां पर लिमिट t टेंड्स टू 0 पुट करने पर डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है और न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, तो बेटा अब ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो हम फाइनली अब क्वेश्चन की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए रैशनलाइजेशन मेथड का यूज लेने जा रहे हैं, रैशनलाइजेशन मेथड को हम यूज करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रैशनलाइजेशन मेथड को यूज करने के लिए हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे बेटा, यहां पर फाइनली रैशनलाइज कर देंगे, किससे, इसके अपोजिट साइन से, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है,
तो इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं क्या करने जा रहा हूं, रैशनलाइज करने जा रहा हूं। अब रैशनलाइजेशन मेथड क्यों करना पड़ा, क्योंकि अभी भी बेटा t टेंड्स टू 0 पुट करने पे 0/0 फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म। तो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, स्क्वायर रूट फंक्शन ये पूरा इन्वॉल्व हो रहा है, साथ में -1 आ रहा है। जैसे ही हम इससे अपोजिट साइन से रैशनलाइज कर देंगे तो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। चलिए रैशनलाइजेशन करते हैं। यहां पर ऊपर तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0। यहां पर बीच में बेटा -1 चल रहा है, तो हम रैशनलाइज किससे करेंगे, √1 + t² + 1 से रैशनलाइज करेंगे। तो कंडीशन आ रही है अंडर में 1 + t² -1 इंटू में अंडर में 1 + t² + 1 डिवाइडेड बाय 3t² मल्टीप्लाई में चल रहा है अंडर में 1 + t² और रैशनलाइजेशन फैक्टर आ गया हमारा 1 + t² + 1। आप लोगों ने देखा कि न्यूमरेटर के अपोजिट साइन से हमने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया बेटा, रैशनलाइजेशन कर दिया। अब देखिए कंडीशन क्या आ रही है, y इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लग रही है a + b इंटू a - b की, a² - b²। तो बेटा यहां से फैक्टर आ गया 1 + t का स्क्वायर -1, तो फैक्टर बचेगा t² डिवाइडेड बाय 3t² अंडर में 1 + t² और यहां बच रहा है अंडर में 1 + t² + 1। t² से देखो t² कैंसिल हो गया। जैसे हमने रैशनलाइजेशन कर दिया तो t टेंड्स टू 0 पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कारण 0 बना रहा था वो फैक्टर यहां पर कैंसिल हो गया। और फाइनली अब हमारा आंसर आ जाएगा बेटा t² फैक्टर जैसे कैंसिल हो जाएगा तो t टेंड्स टू 0 यहां पर पुट कर दो तो आपका आंसर आ रहा है 1/3 इंटू में t टेंड्स टू 0 पुट होगा बेटा तो ये बन जाएगा 1, इसका कोई मतलब नहीं है। t टेंड्स टू 0 पुट होगा तो यहां पर बन जाएगा बेटा 1 + 1 2, तो आंसर आया 1/3 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/6। तो बेटा ये फाइनल आंसर आ गया हमारा y का। तो सेकंड क्वेश्चन की जो हमारे पास फाइनली लिमिट निकल के आई है वो लिमिट निकल के आई है हमारे पास 1/6। सेकंड क्वेश्चन की जो हमारे पास फाइनली लिमिट कैलकुलेट हुई है वो लिमिट कितनी कैलकुलेट हुई है, 1/6 कैलकुलेट हुई है। क्लियर है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन का लिमिट निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि बेटा ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा एवरेज क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चंस 3 टाइप्स के होते हैं, इजी, एवरेज एंड हार्ड। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट रैशनलाइजेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन को हम एवरेज क्वेश्चन कह सकते हैं, नॉट इजी क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन का भी हमने काम लिया है और एल हॉपिटल रूल का भी काम लिया है, तो ये लिटिल बिट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। राइट नाउ लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन without wasting the time. Let us see the third question now. Third question, question number third. Question number third. Y is equal to limit x tends to 0 sin inverse 1 minus का रूट x डिवाइडेड बाई 1 minus x। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन ये इजी क्वेश्चन हमारा, यदि इस क्वेश्चन का मीडियम हम चेक करें तो ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन देखो क्या है बेटा, आपको एक प्रॉपर्टी रिमेंबर रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की लिमिट निकालने के लिए, क्योंकि जो स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है बेटा, जो आपका स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है वो न्यूमरेटर में इन्वॉल्व हो रहा है, अंदर साइन इनवर्स के अंदर। साइन इनवर्स एक आईटीएफ फंक्शन है जिसको हम साइन इनवर्स कहते हैं, साइन इनवर्स फंक्शन कहते हैं, या फिर आर्क साइन इनवर्स फंक्शन भी कहा जाता है इसको। अब यहां पर देखो जब x टेंड्स टू 0 चल रहा है, जब x टेंड्स टू 0 चल रहा है बेटा, तो यहां पर भी बेटा 0 वैल्यू आ रही है, x टेंड्स टू 0 पे, यहां पर भी 0 आ रही है। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली रैशनलाइजेशन मेथड की हेल्प से कर सकते हो। रैशनलाइजेशन मेथड की हम क्या कर सकते हैं, हेल्प से इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो बेटा एक प्रॉपर्टी आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी, एक मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी, इस प्रॉपर्टी को रिमेंबर रखना आप लोगों को। प्रॉपर्टी क्या थी वो देखते हैं हम। प्रॉपर्टी थी बेटा अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ gx या फिर लिख लो इसको f करली ब्रैकेट g ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, f आपका बाहर आ जाएगा बेटा इसमें f फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x। ये कंडीशन बेटा हमने देखी थी।
अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स का मैंने आपको अपने सेकंड लेक्चर में टॉपिक बताया था। तो उसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि यदि दो फंक्शन का कंपोजिशन चल रहा है, दो फंक्शन का यदि कंपोजिशन चल रहा है, तो उस केस में एफ फंक्शन को हम बाहर लेंगे और लिमिट किसके ऊपर ऑपरेट हो जाएगी, जो अंदर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन चल रहा है, ये लिमिट उसके ऊपर डायरेक्टली क्या हो सकती है बेटा, ऑपरेट हो सकती है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, साइन इनवर्स भी एक फंक्शन है और अंदर जो ब्रैकेट में चल रहा है बेटा वो भी एक रैशनल फंक्शन चल रहा है। हमारा कोई एक फंक्शन चल रहा है 1 माइनस रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स के टाइप का हमारा कोई फंक्शन चल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, आपका साइन इनवर्स तो बाहर आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स तो बाहर आ जाएगा और कंडीशन क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, कंडीशन आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और ये हो गया बेटा ब्रैकेट के अंदर क्लोज, ब्रैकेट के अंदर क्लोज। अब यहां पर क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन न्यूमरेटर में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो हम इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। तो यहां से कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट क्लोज लिमिट x टेंड्स टू 0 1, इसके अपोजिट रैशनलाइजेशन हमेशा अपोजिट साइन से किया जाता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे रैशनलाइज कर देंगे, 1 प्लस रूट एक्स से रैशनलाइज कर देंगे। तो कंडीशन आ गया 1 माइनस रूट एक्स इंटू में 1 प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस में रूट एक्स, 1 प्लस में रूट एक्स। ये कंडीशन आ गई बेटा आपके पास, ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। अब देखिए कंडीशन क्या आ रही है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट क्लोज लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लग रही है बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, हम न्यूमरेटर में आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस रूट एक्स, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से x टेंड्स टू 0 पे, x टेंड्स टू 0 पे, क्योंकि हमने यहां पर रैशनलाइजेशन मेथड का काम लिया है, तो यहां से देख सकते हैं बेटा 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स आपका डायरेक्टली क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। ये फैक्टर आपका यहां पर 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स क्या हो रहा है बेटा, डायरेक्टली कैंसिल हो गया। कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पर जैसे ही बेटा आप 0 पुट करोगे तो कंडीशन आ गई साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है, पाई बाई 2 के इक्वल होता है, क्लियर है। तो बेटा यहां से इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है पाई बाई 2। इस क्वेश्चन में जो फिलहाल ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया है क्योंकि रैशनलाइजेशन मेथड कंपोजिशन फंक्शन में हम किस तरीके से, जब दो फंक्शन का कंपोजिशन चल रहा हो तो रैशनलाइजेशन मेथड हम किस तरह से काम में लेंगे, वो चीज हमें इस क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करनी थी। अब एक बात और समझने की जरूरत है, एक कंडीशन और समझना है हमें बेटा ध्यान से, यदि यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 होता, मान लो कि बेटा यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 होता है इसी क्वेश्चन में, ये मैं एक्सेप्शन सुझा रहा हूं, क्योंकि बेटा जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है उस केस में आपको ये इतनी मेहनत करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। x टेंड्स टू 0 पे तो 0 पुट करने पर यहां पर सीधा आंसर आ रहा है साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 होती है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मेथड भी एक्यूरेट है, लेकिन जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो रहा है उसमें हम अदर मेथड यूज में नहीं लेंगे। तो बेटा यहां पर x टेंड्स टू 0 पुट करने पर साइन इनवर्स 1 ही आ रहा है, तो इसका आंसर तो डायरेक्टली पाई बाई 2 तब भी आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर लिमिट को चेंज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाने के लिए हम 0 की जगह क्या लेके चल रहे हैं, अब 1 लेके चल रहे हैं। 0 की जगह क्या लेके चल रहे हैं बेटा, 1 लेके चल रहे हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं, आंसर भी चेंज होगा इसलिए कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड बन सके और इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारी आ सके। क्वेश्चन में क्या आ सके, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ सके, ठीक है। तो देखिए बेटा कंडीशन देखना क्वेश्चन में क्या आ गई। अब ये लिमिट मैं अपनी मर्जी से चेंज कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जब x टेंड्स टू 0 गिवन है तो 0 पुट करने पे सीधा आंसर आ रहा है साइन इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 2। लेकिन हमें क्वेश्चंस थोड़ा स्टैंडर्ड का सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, इसलिए मैंने 0 को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, यहां पर 1 से रिप्लेस कर दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका। तो यहां पर भी क्वेश्चन में 0 को मैं 1 से रिप्लेस कर देता हूं ताकि क्वेश्चन दोनों तरफ सेम रहे। अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जब लिमिट x टेंड्स टू 1 चल रहा है, जब आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 चल रहा है, तो इस केस में जो ये ब्रैकेट वाला डाटा बन रहा है, जो ब्रैकेट में डाटा बन रहा है उसको देखो अब सब स्टूडेंट, 0/0 फॉर्म आ रही है।
x टेंड्स टू 1 पुट करोगे आप यहां पर, तो ये 0/0 फॉर्म, साइन इनवर्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, जो रियल नंबर आ रहा है, वो कैसा फॉर्मेट आ रहा है? 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है। और 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसीलिए हमने यहां पर ये प्रॉपर्टी काम में ली है स्टैंडर्ड फंक्शंस की। जो हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के अंदर कंडीशन समझी थी, वो कंडीशन हमने यहां पर क्या की है बेटा? काम में ली है। तो ये कंडीशन होती है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस की, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ g ऑफ x। तो फंक्शन आपका बाहर आ जाएगा और लिमिट अंदर चल जाएगी। और इसके लिए भी एक स्पेशल कंडीशन ये थी कि जो फंक्शन है वो इसके ऊपर डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। जो फंक्शन आएगा वो इसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो बेटा हमने लिमिट x टेंड्स टू 1 को अंदर भेजा, आपने देखा अंदर भेजने पे डाटा क्या दे रहा है? अभी 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म। तो जब 0/0 फॉर्म आ रहा है, स्क्वायर रूट फंक्शन न्यूमरेटर में इन्वॉल्व है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपोजिट साइन से क्या कर दिया बेटा? यहां पर रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद क्योंकि x टेंड्स टू 1 पे 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो 1 - x कॉमन फैक्टर आना ही था, वो कैंसिल हो गया। और आपकी यहां से कंडीशन आएगी अब साइन इनवर्स 1/, अब आंसर आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने लिमिट चेंज कर दी है, तो बेटा आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो x टेंड्स टू 1 जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो आंसर आएगा साइन इनवर्स 1/2, 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है एक ऐसा एंगल थीटा आना जिसपे साइन की वैल्यू क्या है? 1/2। तो क्या होता है बेटा? एंगल 30 डिग्री। तो आपका फाइनली आंसर आ गया π/6, 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या चेंजमेंट किया मैंने? लिमिट को x टेंड्स टू 0 की जगह क्या करके चल रहा हूं मैं? x टेंड्स टू 1 लेके चल रहा हूं, ताकि क्वेश्चन आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ सके और थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बन सके। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th। थर्ड क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th। Third question we have completed. Now let us discuss the question number 4th. Question number 4th is equal to y is equal to, let it be limit x tends to 2, limit x tends to 2, x minus 2 divided by अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4 माइनस का अंडर रूट में x माइनस 2। ये आपका बेटा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th में आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन ऑफ x की। तो 2 को जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट करते हैं तो बेटा न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है। तो एक पैटर्न कैसा बन रहा है आपका? 0/0 फॉर्म का पैटर्न आ रहा है। लिमिट का जो क्वेश्चन है वो कैसा पैटर्न दे रहा है? 0/0 के इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, 0/0 के इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो बेटा इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है, देख सकते हैं आप, डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे? अब क्वेश्चन की लिमिट निकालने के लिए कौन सा मेथड काम में लेंगे? रैशनलाइजेशन मेथड काम में लेंगे और डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे? अब रैशनलाइज कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर चल रहा है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x, न्यूमरेटर में आएगा अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4 प्लस में अंडर रूट में x माइनस 2। डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन कर दिया, तो नीचे क्या आएगा बेटा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो सीधा लिख देते हैं, आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस का b का स्क्वायर x माइनस 2। डिनोमिनेटर में भी जब रैशनलाइजेशन कर देंगे तो आइडेंटिटी लग जाएगी a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अपने पास ये लेफ्ट डाटा आ गया। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2, ऊपर आपका लेफ्ट डाटा ऐसे कैसे रहेगा? x स्क्वायर माइनस 4 प्लस में अंडर रूट में x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, ये कंडीशन आ रही है बेटा आपके पास x स्क्वायर माइनस का x, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, x स्क्वायर माइनस का x माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 और प्लस 2 इट विल बी माइनस का 2, राइट। नीचे बेटा अभी भी आप देखोगे क्वेश्चन का, यदि आप लेवल देखोगे तो 2 पुट करने पे न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है और 2 पुट करने पे डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है। अभी भी बेटा आपका क्वेश्चन रैशनलाइज करने के बाद 0/0 की फॉर्म में ही आ रहा है। अब जब x टेंड्स टू 2 पे न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि x माइनस 2 जो है वो न्यूमरेटर का भी फैक्टर है, डिनोमिनेटर का भी फैक्टर है। तो x माइनस 2 न्यूमरेटर का तो फैक्टर है और डिनोमिनेटर का फैक्टर है। जब इसको फैक्टराइज कर दोगे तब देखो, तो y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2,
x माइनस 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस में अंडर रूट में x माइनस 2, ब्रैकेट हो गया क्लोज। यहां पर डिनोमिनेटर का हम फैक्टराइज कर देते हैं, तो बेटा इसके दो फैक्टर आएंगे। एक फैक्टर आएगा आपका, दो नंबर आ रहे हैं इसमें, एक तो नंबर आ रहा है माइनस का 2 और एक आ रहा है बेटा प्लस का 1, तो फैक्टर आएगा x माइनस का 2 और x प्लस का 1। ये दो फैक्टर आएंगे आपके इसके, ठीक है बेटा। यहां पर ये दो फैक्टर हो गए नीचे वाले डिनोमिनेटर के। अब आप देख सकते हैं x माइनस 2 न्यूमरेटर का भी फैक्टर है, डिनोमिनेटर का भी फैक्टर है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। और जैसे इसको कैंसिल कर दोगे तो आपका जो फंक्शन है जो कि 0/0 की फॉर्म में आ रहा था वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब x टेंड्स टू 2 पुट करने पर आपका एक वेल डिफाइंड आंसर आएगा। वो आंसर आ रहा है 0/3, आंसर आएगा 0/3। 0/3 किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल ही आ जाएगा, क्योंकि x टेंड्स टू 2 पुट करने पर बेटा ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, खाली डिनोमिनेटर में बचेगा 3। तो 0/3 एक वेल डिफाइंड आंसर होता है और वो आंसर कितना होता है? 0। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन भी बेटा यहां पर कंप्लीट फाइनली हो गया है। नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, तो आप लोगों ने देखा बेटा रैशनलाइजेशन मेथड इज ऑल्सो अ वेरी इजी मेथड। बस क्वेश्चंस में हमें डाटा को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि कब हमें रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करना है। और आपने देखा मैंने कंडीशन बताई थी कि जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व होंगे हम ज्यादातर रैशनलाइजेशन मेथड तभी काम में लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट x, फिर गिवन है माइनस का रूट x, माइनस का रूट x। चलिए बेटा सबसे पहले तो हम यहां पर इस क्वेश्चन का पैटर्न चेक करते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म का कौन सा पैटर्न आ रहा है। तो लिमिट जब x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो बेटा ये पूरा का पूरा टर्म इंफिनिटी बन जाएगा और ये भी इंफिनिटी आ रहा है। तो पैटर्न एकदम क्लियर है कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। अब हमें इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो बेटा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है, तो इसको सबसे पहले अपन 0/0 या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्मेट में बनाते हैं, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बनाने के लिए हम इसके अपोजिट साइन से क्या कर देंगे बेटा? रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि इसमें इवन स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो हम इसमें क्या कर देंगे? डायरेक्टली रैशनलाइज कर देंगे इसके अपोजिट साइन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, रैशनलाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्मेट जो है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में आ जाए, फिर कैलकुलेशन हमारी इजियर हो जाएगी बेटा। तो जैसे रैशनलाइजेशन करेंगे तो कंडीशन आएगी अंडर रूट में x प्लस रूट एक्स प्लस का रूट एक्स माइनस का रूट एक्स, इसके अपोजिट साइन से हमने रैशनलाइजेशन कर दिया तो कंडीशन आ गई x प्लस रूट एक्स प्लस में रूट एक्स प्लस का रूट एक्स, ब्रैकेट हो गया बेटा यहां पर क्लोज, डिवाइडेड बाय यहां पर हमारे पास कंडीशन आ रही है नीचे अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस रूट एक्स प्लस का रूट एक्स, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा न्यूमरेटर को ध्यान से फोकस करो। न्यूमरेटर में यदि हम फोकस करें तो आइडेंटिटी बन चुकी है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कंडीशन आ गई यहां से y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, a का स्क्वायर बेटा जब आप इसका स्क्वायर करोगे, यहां पर ये पूरे का स्क्वायर रूट है, यहां पर जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। कंडीशन आएगी हमारे पास x प्लस अंडर रूट में x प्लस रूट एक्स, और यहां पर आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस का x डिवाइडेड बाय फाइनल कंडीशन आ रही है अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस रूट एक्स प्लस का रूट एक्स, ये कंडीशन आ गई आपके पास। अब फाइनली x से x बेटा यहां पर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारा यहां पर x से x कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट कंडीशन लिखते हैं क्या आ रही है? y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अंडर रूट में आ रहा है x प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x प्लस रूट एक्स प्लस का रूट एक्स, और प्लस में चल रहा है बेटा यहां पर रूट एक्स। अभी भी आप क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, यदि आप अभी भी क्वेश्चन पे फोकस करोगे, x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करने पे अभी भी बेटा क्वेश्चन का पैटर्न क्या आ रहा है? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ रहा है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म ही आ रहा है अभी भी। अब बेटा
जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट चलती है, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट चलती है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे भी आगे चल के, इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी। इस लेक्चर के बाद में हम देखेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी ये वो क्वेश्चन है जिसमें इन्फिनिटी का कंसेप्ट भी काम आ रहा है और रैशनलाइजेशन मेथड भी काम आ रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं रैशनलाइजेशन मेथड के लिए। इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस में, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री, x की हाईएस्ट डिग्री से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, फाइनली हम रूट एक्स से, रूट एक्स, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो आ रही है बेटा x की वो रूट एक्स आ रही है, रूट एक्स। तो x की हाईएस्ट डिग्री में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं फाइनली डिवाइड करने जा रहा हूं और x की हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 1/2, यानी रूट एक्स से, ध्यान से सुन लेना, रूट एक्स से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फाइनली क्या करने जा रहे हैं बेटा, डिवाइड करने जा रहे हैं। तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब न्यूमरेटर को मैं रूट एक्स से डिवाइड करूंगा तो इसके नीचे रूट एक्स आएगा, इस पूरे के अंदर बेटा x चला जाएगा, तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 1 प्लस रूट एक्स अपॉन में x। जब न्यूमरेटर को आप रूट एक्स से डिवाइड करोगे तो x इसके अंदर आ जाएगा बेटा, इस बाहर वाले स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस रूट एक्स के अपॉन में जब x आएगा तो इट विल बी 1 अपॉन में x की पावर 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं रूट x। ये आ गया बेटा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देखना ध्यान से क्या आएगा, यहां पर रूट एक्स से डिवाइड होने के बाद इट विल बी +1 और यहां पर कंडीशन आएगी अंडर रूट में बेटा इस वाले बाहर वाले स्क्वायर रूट को जब आप रूट एक्स से डिवाइड करोगे तो x अंदर चलेगा, x से x कट के यहां पर आ जाएगा बेटा 1 और क्योंकि यहां पर x चल रहा है बेटा इसके नीचे, तो ये x इस वाले रूट के जब अंदर जाएगा प्लस अंडर रूट में, ये x जब इस वाले स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो x स्क्वायर के अंदर जाएगा, x स्क्वायर बन के अंदर जाएगा, तो x अपॉन में x स्क्वायर यहां पर आ जाएगा बेटा 1/x प्लस में रूट एक्स अपॉन में x स्क्वायर आ जाएगा ये, और रूट एक्स अपॉन में x स्क्वायर का मतलब है x की पावर 1/2 अपॉन में 2, इट विल बिकम 1 अपॉन में x की पावर 2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2। तो बेटा यहां पर प्लस में बचेगा 1 अपॉन में x की पावर 3/2। अब फाइनली इसका आंसर देखिए क्या किया हमने, जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा होता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, एल्जेब्रिक लिमिट्स के अंदर, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो उस केस में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x की हाईएस्ट डिग्री से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और यहां पर हाईएस्ट x की डिग्री कितनी चल रही है, 1/2। तो बेटा न्यूमरेटर को भी मैंने रूट एक्स से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी मैंने रूट एक्स से डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये कंडीशन आ गई। अब फाइनली देखिए कंडीशन क्या आ रही है, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ रहा है तो बेटा 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, जब आप x की जगह इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा आपका, 0। तो फाइनली न्यूमरेटर में आंसर कितना बच गया बेटा, 1। न्यूमरेटर में आंसर कितना बच गया, 1। चलिए डिनोमिनेटर में देखते हैं। बेटा जब आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहां पर डिनोमिनेटर में भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी ये टर्म भी 0 बन जाएगी, 1 अपॉन इन्फिनिटी ये टर्म भी आपकी 0 बन जाएगी। तो फाइनली बचेगा कितना डिनोमिनेटर में, 1 + 1 दैट इज 2। तो फाइनली बेटा y का आंसर कितना आ गया यहां से, 1/2। तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं यदि आपसे, तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका एवरेज क्वेश्चन में आएगा। इट इज नॉट इजी ऑल्सो एंड इट इज नॉट वेरी हार्ड ऑल्सो। ये एक एवरेज क्वेश्चन है और इसमें जो कंसेप्ट हमने यूज किया है वो रैशनलाइजेशन मेथड का भी कंसेप्ट यूज किया है। जैसे हमने रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट यूज किया तो जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म था वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहां पर आके इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद में फाइनली हमने कंसेप्ट यूज किया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी का, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी का कंसेप्ट हमने यूज किया। इन्फिनिटी के कंसेप्ट में क्या कंसेप्ट यूज हुआ, हाईएस्ट डिग्री से हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ताकि टर्म्स 1 अपॉन x वाली जो टर्म्स है वो रेसिप्रोकल में आ जाए, टर्म्स रेसिप्रोकल में, ताकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे वो टर्म्स क्या आ जाए, 0। और फाइनली हमारा आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 5 questions we had already completed. Now let us come to the question number 6th. Let us discuss without wasting the time. Now let us discuss the question number 6th. Y is equal to limit x tends to 0, limit x tends to 0,
अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो बेटा पहले तो क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा है तो 0 पुट करने पे न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है। तो क्वेश्चन का फॉर्म आ गया 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। तो रैशनलाइजेशन मेथड वैलिड है यहां पर। और क्योंकि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट की टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है तो बेटा हम न्यूमरेटर के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं डायरेक्टली। तो कंडीशन आएगी y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, डिवाइड में हमारे पास कंडीशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई बेटा अपने पास डिवाइड में। जब हम न्यूमरेटर के अपोजिट साइन से रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो ऊपर बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। सीधा लिख रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कंडीशन बचेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो कंडीशन बचेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट हट जाएगा इनका। अब फाइनली देखो 1 से 1 यहां पर कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर में कंडीशन आ गई y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। 1 से 1 फाइनली कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो इट विल बिकम 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। नीचे आ रही कंडीशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन चल रही है बेटा अपनी, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। अब देखिए फाइनली क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहां पर कैंसिल कर दिया हमने। जो हमारी टर्म न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को जो 0 बना रही थी वो टर्म रिमूव हो गई है यहां पर फाइनली। तो बेटा अब x टेंड्स टू 0 में डायरेक्टली पुट कर दूं तो हमारा डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर आ रहा है। फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर में आ रहा है हमारे पास 2 और डिनोमिनेटर में आंसर आ रहा है x टेंड्स टू 0 पुट करने पे 1 प्लस 1 इट विल बी 2। तो 2/2 फाइनली आंसर आ गया बेटा y का 1। तो ये भी एक इजी, ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन में रखा जाएगा और डायरेक्टली रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करने पे 0/0 फॉर्म आ रही है। डायरेक्टली रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करने पे आपको लिमिट आंसर मिल रहा है, दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस कम टू द 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7th, let us discuss now question number 7th. Question number 7th given है बेटा y is equal to अंडर रूट में a प्लस 2x माइनस का रूट 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x प्लस 3a और कंडीशन गिवन है माइनस का 2 रूट x, ब्रैकेट हो गया क्लोज। और लिमिट चल रही है हमारी यहां पर इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग द टाइम इतने क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, तो डायरेक्टली बात करते हैं मेन कंसेप्ट की। जब लिमिट x टेंड्स टू a चल रहा है तो a पुट करने पर रूट 3a माइनस रूट 3a 0 और रूट 4a दैट इज 2a माइनस 2a इट विल बिकम 0, ठीक है। तो 2 रूट a माइनस 2 रूट a ये भी 0 आ रहा है। फाइनली आप लोगों को दिख रहा है x टेंड्स टू a अप्लाई करने पर पुट करने पे इट इज बिकमिंग 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू a अप्लाई करने पे ये भी 0/0 फॉर्म में आ रहा है और स्क्वायर रूट फंक्शन भी इन्वॉल्व है। न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है देखो, और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। तो यहां तो हर स्टूडेंट को एक फीलिंग जरूर आ रही होगी कि यार इस क्वेश्चन में तो डबल रैशनलाइजेशन हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को सिंपलेस्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डबल रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। इसके भी अपोजिट साइन से रैशनलाइजेशन कर सकते हैं और इसके भी बेटा अपोजिट साइन से रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो कर दो। तो y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a। सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशंस को समझना पड़ेगा। जब आप इसके अपोजिट साइन से रैशनलाइजेशन करेंगे, जब आप इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करोगे तो बेटा नीचे क्या बचेगा आपका, अंडर रूट में a प्लस 2x प्लस में रूट 3x, ये कंडीशन आएगी डिनोमिनेटर में। जब आप न्यूमरेटर के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करोगे तो नीचे अपोजिट साइन आ गया प्लस में और ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो मैं सीधा अप्लाई कर रहा हूं a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर बचेगा a प्लस 2x माइनस का 3x, ये कंडीशन आएगी बेटा आपके पास। क्लियर है इतनी बात? फाइनली इतनी बात क्लियर हो गई है, चलिए ठीक है। तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में फाइनली ये कंडीशन आ गई है। जब हमने
न्यूमरेटर के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन किया तो नीचे तो ये क्वांटिटी बच गई है और ऊपर आइडेंटिटी बन गई a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज ये। क्लियर है? चलिए अब डिनोमिनेटर में जो रखा हुआ है बेटा, डिनोमिनेटर में इसके भी हम अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। तो अपोजिट साइन से जब रैशनलाइजेशन करोगे तो न्यूमरेटर में तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में x प्लस 3a प्लस में 2 रूट x आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 रूट x आ जाएगा। क्लियर है? और नीचे भी ये मल्टीप्लाई होगा इसके अपोजिट साइन से, तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो यहां पर भी आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज x प्लस 3a माइनस बी का स्क्वायर। तो बेटा b का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 4x। ये भी ब्रैकेट बंद हो गया अपने पास। तो बेटा नया क्वेश्चन का पैटर्न हमारे पास अब ये आ चुका है। डबल रैशनलाइजेशन कर दिया हमने, डबल रैशनलाइजेशन, इसके भी अपोजिट साइन से रैशनलाइज कर दिया और न्यूमरेटर के भी अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस क्वेश्चन में डबल रैशनलाइजेशन किया गया है। अब फाइनली कैलकुलेशन देखते हैं क्या आ रही है। y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पे न्यूमरेटर आ रहा है हमारे पास a माइनस x और ये कंडीशन बेटा ऐसी कैसी, अंडर रूट में x प्लस 3a प्लस में 2 रूट x, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। डिवाइड में आ रहा है हमारे पास कंडीशन x माइनस 4x, इट इज बिकमिंग माइनस 3x प्लस 3a, माइनस का 3x प्लस का 3a, और यहां पर कंडीशन आ रही है अंडर रूट में a प्लस 2x प्लस में अंडर रूट में 3x, ये ब्रैकेट क्लोज। फाइनली बेटा यहां से एक चीज देख सकते हैं हम, यदि मैं 3 को बेटा यहां पर कॉमन निकाल लेता हूं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में यदि हम 3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां पर भी कंडीशन क्या बचेगी, a माइनस एक्स और यहां पर भी a माइनस एक्स, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 तो बेटा अपना कॉमन निकल गया बाहर, लिमिट x टेंड्स टू a डायरेक्टली पुट हो जाएगी। अब फाइनली आंसर लिखने जा रहा हूं मैं। 3 जैसे ही कॉमन निकल गया तो बेटा a माइनस एक्स और a माइनस एक्स फैक्टर हमारा कैंसिल हो चुका है, आंसर बचा 1/3। लिमिट x टेंड्स टू a, अब इसमें जहां जहां आपका x आ रहा है डायरेक्टली वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट a, x की वैल्यू a, x की जगह हम a की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो बेटा x की जगह जब हम a पुट करेंगे इट विल बिकम रूट 4a, 3 प्लस 3a प्लस a, रूट 4a। यहां पर बचेगा बेटा हमारे पास 2 रूट a डिवाइडेड बाई x की जगह पुट किया a, तो इट इज बिकमिंग रूट 3a, और यहां पर भी a पुट किया तो इट इज ऑल्सो बिकमिंग रूट 3a, रूट 3 में a। ये कंडीशन आ गई बेटा। अब देखो कंडीशन क्या आ रही है, अंडर रूट में 4 कर देंगे तो बेटा ये बन जाएगा 2 रूट a, ठीक है। अंडर रूट 4 का हमने 2 बार निकाल लिया, तो बेटा यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा और यहां से बेटा रूट 3 कॉमन निकल जाएगा और रूट a से रूट a आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कंडीशन आ गई हमारे पास फाइनली। अब y इज इक्वल टू 1/3 इंटू में बेटा न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल लो, रूट a प्लस रूट a बचेगा, डिनोमिनेटर में रूट 3 कॉमन निकाल लो तो यहां पर भी रूट a प्लस रूट a बचेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट। अब फाइनल आंसर आपका आ गया y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 रूट 3। ये क्वेश्चन आ गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, कि डबल रैशनलाइजेशन मेथड की हेल्प से हम कैसे लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हैं। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ रैशनलाइजेशन मेथड। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब cot x अपॉन में 1 माइनस cos x। तो हमने देख सकते हैं बेटा डायरेक्टली x टेंड्स टू 0 अप्लाई करने पे ये 0/0 फॉर्म आ रही है, न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, cos 0 की वैल्यू 1 तो ये भी 0 बन रहा है डायरेक्टली। तो x टेंड्स टू 0 पे फाइनली हमारा जो पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन का वो क्या आ रहा है, 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है। तो डायरेक्टली हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम 1 माइनस cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करने जा रहे हैं, इसके अपोजिट साइन से रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। तो कंडीशन आ गई y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब cot x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x इनटू में 1 प्लस cos x, और 1 प्लस cos x से हमने बेटा रैशनलाइजेशन कर दिया। डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, यहां पर फैक्टराइजेशन कर दिया, ठीक है, रैशनलाइजेशन, सॉरी नॉट फैक्टराइजेशन, इट्स रैशनलाइजेशन।
तो यहां से कंडीशन आ गया y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब cot x, cot x को भी बेटा cos x अपॉन sin x में लिख दो, cos x और नीचे आ जाएगा हमारा sin x, यहां पर बच रहा है 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय बेटा 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, व्हाट इज इट इज sin स्क्वायर x, और एक sin x इसका आ जाएगा तो इट विल बिकम sin क्यूब x, sin क्यूब x। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो यहां से कंडीशन आ रही है अब हमारे पास y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब अपॉन में sin क्यूब x, इसको लिख सकते हैं बेटा x अपॉन में sin x का होल क्यूब, जो x क्यूब अपॉन में sin क्यूब x आ रहा है इसको हमने लिख दिया x अपॉन में sin x का होल क्यूब। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हमारे पास बेटा कंडीशन आ रही है cos x इंटू में 1 प्लस cos x, ये कंडीशन बच रही है साइड में मल्टीप्लाई में। तो बेटा लिमिट जो ऑपरेट हो रही है पूरे ब्रैकेट पे ऑपरेट हो रही है यहां पर। अब एक चीज हम देख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये तो वेल डिफाइंड आंसर दे रहा है, वेल डिफाइंड आंसर दे रहा है, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2। तो बेटा ये तो वेल डिफाइंड आंसर दे रहा है हमारा x टेंड्स टू 0 पे, और यहां पर लग रही है ट्रिग्नोमेट्री लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसमें लग रही है ट्रिग्नोमेट्री लिमिट। तो ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का लेक्चर अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है, इसलिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं जो मैं आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स को प्रूव करूंगा कि लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको साइड में बता रहा हूं यहां पर रफ में, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x की वैल्यू होती है बेटा 1 के इक्वल। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स का जो हम ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स में स्टडी करते हैं, राइट। तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये लिमिट इसके ऊपर भी ऑपरेट हो जाएगी और ये लिमिट इसके ऊपर भी ऑपरेट हो जाएगी। ये हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लिमिट्स यदि प्रोडक्ट में वेल डिफाइंड है तो वो लिमिट्स दोनों पे अलग अलग क्या हो जाएगी, इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगी। तो यहां से आंसर आ रहा है बेटा y इज इक्वल टू, जब ये लिमिट x टेंड्स टू 0 इस पे अप्लाई होगी तो cos 0 की वैल्यू 1 और 1 प्लस 1 2, यहां से तो डायरेक्टली आंसर आ गया 2 इन 2। ये फॉर्मूला बेटा इसके ऊपर लगने जा रहा है डायरेक्टली, तो उसको स्टूडेंट लिखेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x का होल क्यूब, इसको इस तरीके से लिख सकता है। लिमिट जो है ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली जा सकती है, ये मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अंदर स्टडी करवाया था। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x का आंसर आ गया 1, तो बेटा यहां से फाइनली y का आंसर कितना आ गया 2। तो ये क्वेश्चन भी आपका फाइनली कंप्लीट हो गया है। रैशनलाइजेशन मेथड का टॉपिक हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट हमने 3 तरह से देखी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड and rationalization method and factorization method, right? I hope you have all the students have understand the concepts related to the limits, how to solve the limit questions, algebraic limit by these 3 methods. I hope you all are understanding the concepts, enjoying the video. So please like the video, subscribe my channel and share my channel. Okay, we will meet again in the next lecture now.